Hello everyone, welcome to my channel. Let's learn with DA. Let's learn with DA. तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्लास 10th केमिस्ट्री, ठीक है ना। तो ये लास्ट चैप्टर है। इसके बाद एक पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर था, वो आपके सिलेबस से कट हो चुका है, तो वो मुझे कराने की ज़रूरत नहीं है। अभी के लिए मैं फिज़िक्स और केमिस्ट्री पे स्टॉप कर रही हूँ 10th क्लास, उसके क्योंकि बाद में मैं 12th क्लास की केमिस्ट्री स्टार्ट कर दूँगी फिर से, ठीक है ना। तो अगर बायो जिसने पढ़नी होगी, अगर 10th क्लास के बच्चे कोई मुझे सच्ची में फॉलो कर रहा है तो अगर आपको बायो पढ़नी होगी तो प्लीज़ कमेंट में लिख देना, ठीक है ना। बिना कमेंट में लिखे मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोग पढ़ते भी हो या नहीं, या फिर कोई मेरे चैनल को फॉलो कर भी रहा है या नहीं, ठीक है। तो हमको भी मोटिवेशन चाहिए होती है गाइस। तो ये सब मैंने पढ़ा दिया हुआ है, आपका रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़ा दी है, और उसके बाद आपको हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट कैसे करते हैं वो भी पढ़ा दिया मैंने, मतलब ऑलमोस्ट सारा पढ़ा दिया। अकरेंस ऑफ मेटल मैंने कल ऑलमोस्ट फिनिश कर दी थी, बस एक छोड़ा था, रिफाइनिंग, ठीक है ना। अकरेंस ऑफ मेटल मैंने ऑलमोस्ट सारी ख़त्म कर दी थी, बहुत अच्छे से समझाया। आप प्रीवियस वीडियोज़ को प्लीज़ फॉलो कर लो, मैंने प्ले बना के रखी होती है 10th क्लास की, ठीक है ना। तो अगर कोई फॉलो कर रहा है तो मैंने लाइव भी लेने हैं, तो अभी एक बारी ख़त्म हो जाए ना, फिर मैं लाइव जो है वो पर चैप्टर सिर्फ वन शॉर्ट वीडियो जो है ना, एक चैप्टर की एक वीडियो भी स्टार्ट कर दूँगी। लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल के लिए हम लोग ये फिनिश करने का काम करते हैं। तो ये एक्टिविटी सीरीज़ मिडल वाली, लो वाली और हाई वाली मैंने करा दी थी, कैसे कैसे उनकी एक्सट्रैक्शन करते हैं। लास्ट में एक टॉपिक बचा था, वो था ये क्रोजन के ऊपर वाला टॉपिक था, ये रिफाइनिंग ऑफ मेटल, ठीक है ना। तो ये टॉपिक बचा था, बस अकरेंस ऑफ मेटल में रिफाइनिंग ऑफ मेटल बचा था। तो चलो पढ़ लेते हैं, इसका आइडिया आपको पहले ही लग गया हुआ है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलिसिस मेथड है। इलेक्ट्रोलिसिस मेथड में क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रोड्स डालते हैं, एनोड और कैथोड डालते हैं, और उसके साथ क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हैं हम लोग, ठीक है। उससे क्या होता है, अंदर वाली जो सोल्यूशन में जो उसके साथ जो मैचिंग वाला सोल्यूशन उसमें डाला होता है, उसमें आयनिक रिएक्शन होती है। आयन जो होते हैं वो मूव करना शुरू कर देते हैं कैथोड, एनोड से कैथोड की तरफ, ठीक है ना। एनोड से कैथोड की तरफ डायग्राम में दिया हुआ है, पहले डायग्राम दिखा लेती हूँ फिर पढ़ लेती हूँ, ठीक है ना। ये देखो डायग्राम, देख रहे हो डायग्राम, है ना, ये देखो, है ना, ये एनोड और कैथोड। ये डायग्राम आपने पहले भी देखी है, कल मैंने आई थिंक पढ़ाया था ये या नहीं पढ़ाया था, ये मेरे आसपास। रिफाइनिंग ऑफ मेटल क्या है, द मेटल प्रोवाइड बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेस, ठीक है। मेटल जो प्रोवाइड करते हैं वेरियस रिडक्शन प्रोसेसेस से, ठीक है। मेटल प्रोवाइड किए जाते हैं बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेसेस से, डिस्क्राइब अबव, ऊपर हम लोगों ने डिस्क्राइब कर दिया है। एंड वो प्योर नहीं होते, आर नॉट वेरी प्योर, दे कंटेन इम्प्योरिटीज़, उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ रहती हैं, ठीक है ना। ये प्रोसेस मैंने कल भी बताया था आपको। इम्प्योर वाला कॉपर जो है हम लोग कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डालते हैं, और इम्प्योर वाले को हम लोग एनोड बोलते हैं, और प्योर वाला एक पतला सा ले लेते हैं, प्योर कॉपर छोटा सा पतला सा ले लेते हैं। फिर ये जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में क्या होता है, जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं इसमें, तो आयन की मूवमेंट होना शुरू हो जाती है, इम्प्योर से क्रोड होके प्योर के साथ डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है, डिपोजिशन होना शुरू हो जाती है। तो दैट कंटेन इम्प्योरिटीज़ विच मस्ट बी रिमूव टू ऑब्टेन द प्योर मेटल। प्योर मेटल को ऑब्टेन करने के लिए हमको इम्प्योरिटीज़ निकालनी पड़ती हैं। द मोस्ट वाइडली यूज मेथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल इज़ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। जो मोस्ट वाइडली यूज, ज़्यादातर वाइडली यूज मेथड है जो कि रिफाइनिंग में काम करता है, वो है इम्प्योर मेटल को प्योर बनाने के लिए, वो है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या होती है, मैनी मेटल सच एज कॉपर हो गया, जिंक हो गया, टिन हो गया, निकल हो गया, सिल्वर, गोल्ड एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है, आर रिफाइंड इलेक्ट्रोलाइटिकली, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइटिक हो गया ना, इलेक्ट्रोलाइटिक से इलेक्ट्रोलाइटिकली, ठीक है ना। सो इन दिस प्रोसेस क्या होता है, द इम्प्योर मेटल जो होता है इज़ मेड अप ऑफ, जो कि एनोड से बना होता है, बता दिया मैंने आपको प्रोसेस अभी। हाँ, द इम्प्योर मेटल होता है इज़ मेड ऑफ एनोड, एंड द थिन स्ट्रिप ऑफ द प्योर मेटल इज़ मेड ऑफ कैथोड, ठीक है ना। थिन स्ट्रिप किससे बनी है, कैथोड से बनी है। इस सोल्यूशन ऑफ द मेटल इज़ यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट। एक क्या, एक सोल्यूशन है मेटल सॉल्ट का, ठीक है, जैसे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन हो गया, उसमें उसको डाला होता है, ठीक है ना। वो उसके अंदर ये एनोड और कैथोड को डिप किया जाता है, फिर उसके साथ इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, ठीक है ना। सो मेटल पाई गई।
सो आगे क्या लिखा है, आगे लिखा हुआ है प्योर मेटल जो है वो इज़ मेड अप ऑफ थिन स्ट्रिप, पतली सी स्ट्रिप है, पतली सी स्ट्रिप, पतली सी, ठीक है ना। वो किसकी लेनी है, वो प्योर वाले मेटल की लेनी है और उसको बोलेंगे हम लोग कैथोड, ठीक है, ठीक है, ओके। जो थिन वाली है उसको कैथोड लेंगे और जो कौन सी वाली इम्प्योर वाली है, वो तो इम्प्योर वाला तो ज़्यादा ही होगा ना, इम्प्योर वाला क्रोड होगा, उसमें इम्प्योरिटी रिलीज़ होगी तब जाके तो प्योर वाला जो है वो प्योर वाले मेटल के साथ डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो और द सोल्यूशन ऑफ द मेटल सॉल्ट इज़ यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना। सोल्यूशन ऑफ द मेटल सॉल्ट, इसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज़ करते हैं। द apparatus इज सेटअप एज शोन इन द फिगर ऑन पासिंग द करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, जब वो जो हम लोग पास कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रोलाइट में, द प्योर मेटल क्या करता है, फ्रॉम द एनोड डिजॉल्व इन द इलेक्ट्रोलाइट, लिक्विड सोल्यूशन में मड की तरह निकल जाता है, ठीक है ना, वो रिमूव हो जाता है एनोड से, वो नीचे मड की तरह इकट्ठा हो जाता है और प्योर जो है वो डिपॉजिट, ठीक है ना। सो एन इलेक्ट्रोविलेंट अमाउंट ऑफ प्योर, ये जो इलेक्ट्रोविलेंट अमाउंट ऑफ प्योर ये फिर से आ गया, सो ये आ गया आपका, ये इसके बाद एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है ना। एनोड से इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ जो है वो सारा का सारा जो मड है वो नीचे बैठ गई और जो प्योर जो मेटल है वो सारा का सारा जो प्योर वाला कैथोड था ना उसके साथ चिपक जाता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाता है, मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इज डिपॉजिट ऑन द कैथोड। सो ये आ गया, मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इज डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड, ये कैथोड के पास डिपॉजिट हो जाते हैं। एंड द सॉल्युबल इम्प्योरिटी गो इन द सोल्यूशन, जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो सोल्यूशन के अंदर चली जाती हैं। वेयर एज द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी सेटल डाउन, जो इनसॉल्युबल होती हैं वो नीचे बैठ जाती है, जैसे मिट्टी बैठ जाती है ना नीचे, क्योंकि वो इनसॉल्युबल है वाटर के साथ, और जो सॉल्युबल वाली है वो सॉल्व हो जाती है, इनसॉल्युबल वाली नीचे मड की तरह बैठ जाती है। इसको बोल देते हैं, इज़ नोन एज एनोड मड। क्या बोला जाता है इसको, एनोड मड। क्या बोला जाता है, एनोड मड। तो अभी लास्ट में ये जो क्वेश्चंस आते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं, ओर क्या होते हैं, गॉज क्या होती है, गॉज या गैंग जो भी बोलते हो आप, क्या होती है वो आप पढ़ लो, ठीक है ना। वो आपको ऊपर आंसर दिए हुए हैं तो आप बताते रहो, ठीक है। नेम टू मेटल विच फाउंड इन द नेचर इन द फ्री स्टेट, गोल्ड एंड सिल्वर, है ना। व्हाट केमिकल प्रोसेस इज यूज टू ऑब्टेन द मेटल फ्रॉम देयर ऑक्साइड, कौन सा क्या केमिकल प्रोसेस है जो मेटल से ऑक्साइड निकालता है। तो ऑक्सीडेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऊपर पढ़ता हूँ, मैंने नहीं देना आंसर, अब आपको पता चल जाएगा। लास्ट का टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है कोरोजन। क्या नाम है, कोरोजन। क्या नाम है, कोरोजन। कोरोजन क्या होती है भाई साहब, लोहे के जो भी चीज़ें होती हैं अगर आप उसको एटमॉस्फेयर में बिना पेंट के, बिना किसी छतरी के, ठीक है, बिना किसी प्रोटेक्शन के अगर आप ओपन छोड़ देते हो, जैसे आयरन नेल ही ले लो, ठीक है, जब आप उसको एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हो तो उसके ऊपर ब्राउन कलर की जो लेयर आती है, व्हाट वी कॉल्ड इट, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, कोरोजन। इसको बोलते हैं हम लोग रस्ट। क्या बोलते हैं इसको, रस्ट। क्या बोलते हैं इसको, रस्ट, ठीक है ना, रस्ट बोलते हैं। तो यू हैव लर्न द फॉलोइंग कोरोजन अबाउट द, ये कोरोजन के बारे में आपने चैप्टर 1 में पढ़ लिया हुआ है, यहाँ पे थोड़ा और इलेबोरेट करके बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो क्या हो गया, पढ़ते हैं इसको। सिल्वर आर्टिकल जो होते हैं क्या हो जाते हैं, ब्लैक। सिल्वर आर्टिकल, ये मेरा सिल्वर का ये थोड़ा सा ब्लैक हो गया, दिख रहा है आपको यार, एक तो बाइकों ने दुखी करके रखा हुआ है। हाँ, तो मैं दिखा रही थी आपको सिल्वर, ये मेरा सिल्वर है, ये देखो नीचे से ये ब्लैक 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 हो गया हुआ है अंदर वाली साइड से, ठीक है ना। हालांकि ये ख़राब नहीं है लेकिन इसको साफ क्लीन कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, सो सिल्वर आर्टिकल बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज टू एयर, ठीक है, वो एयर के साथ जब वो एक्सपोज में आते हैं तब वो ब्लैक हो जाते हैं। दिस इज़ बिकॉज, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि इट रिएक्ट विद सल्फर इन द एयर, जो एयर में सल्फर रहती है ना, ठीक है, एयर के साथ नहीं, ऑक्सीजन के साथ फ़र्क नहीं पड़ता उसको, लेकिन एयर में जो सल्फर रहती है ना उसकी, टू फॉर्म अ कोट ऑफ सिल्वर सल्फाइड, तो ये सल्फ़र के साथ इसकी कोट जो है वो बन के ये बना देती है सिल्वर सल्फाइड बना देती है। क्या बना देती है, सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर, ठीक है, AgSO4, ठीक है, Ag2SO4 था या AgSO4, अब मेरे को करेक्ट करना ज़रा कमेंट में लिख के। आगे नेक्स्ट आया आपका कॉपर। कॉपर पे भी रस्ट की लेयर चढ़ती है, कौन से कलर की चढ़ती है, देखा आप लोगों ने कभी, हाँ मैंने देखा, ग्रीन कलर की लेयर चढ़ती है। कॉपर रिएक्ट विद मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब वो आता है कंटेक्ट में, ठीक है ना। कॉपर क्या होता है, जब रिएक्ट करता है विद मॉइस्ट कार्बन, मॉइस्ट मतलब उसमें हाइड्रोजन भी है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब कंटेक्ट में आता है एयर के अंदर, तो वो स्लोली क्या करता है, अपनी शाइन को, कॉपर कौन है, कॉपर, ठीक है, वो शाइन अपनी
लूज़ करना शुरू कर देता है और उसको ग्रीन कलर की लेयर चढ़ जाती है, उस पर ग्रीन कलर की कोटिंग चढ़ जाती है, ठीक है ना। मतलब कॉपर को भी रस्ट लगता है। दिस ग्रीन सबस्टांस इज कॉपर कार्बोनेट। ये जो ग्रीन कलर का सबस्टांस है इसको चढ़ जाता है, ये होता है कॉपर कार्बोनेट। ग्रीन कलर की जो रस्ट होती है कॉपर के ऊपर, तो अभी याद रखेंगे सिल्वर कलर की कौन सी रस्ट होएगी, सिल्वर कलर की जो सल्फ़र के साथ मिलके जो रस्ट चढ़ी उसको बोलेंगे सिल्वर सल्फाइड। कॉपर के ऊपर जो चढ़ी किसके साथ, कार्बन, मॉइस्ट कार्बन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके क्या बनी, कार्बन कार्बोनेट, कॉपर CuCO4, कॉपर कार्बोनेट बनी। एंड लास्ट में आयरन तो रस्ट चढ़ जाती है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फेरस ऑक्साइड। चलो आयरन जो है वो जब एक्सपोज कर जाता है टू द मॉइस्ट एयर के साथ, मॉइस्ट एयर मतलब हाइड्रोजन के पार्टिकल्स भी हैं इसमें। तो कहाँ पहुँची थी मैं, हाँ आयरन की बात कर रहे थे हम लोग। तो आयरन व्हेन एक्सपोज टू द मॉइस्ट एयर, मॉइस्ट एयर मतलब मॉइस्ट है तो नीचे अंदर हाइड्रोजन भी है, पानी भी है ना, और एयर और वाटर के साथ जब वो एक्सपोज में आता है ज़्यादा देर तक तो एक्वायर कर लेता है कोटिंग ऑफ ब्राउन कलर के फ्लेकी सबस्टांस की, ठीक है ना। ब्राउन कलर का फ्लेकी सबस्टांस की कोटिंग चढ़ जाती है उसके ऊपर, उसको बोलते हैं हम लोग रस्ट। हम कहते हैं ना लोहे पे रस्ट लग गई, जंग लग गई, तो उसी को बोला जाता है रस्ट, उसको बोलते हैं फेरस ऑक्साइड। यहाँ पे लिखा नहीं इन्होंने, लेट अस फाइंड आउट द कंडीशन अंडर विच द आयरन जो है वो अंडर विच आयरन रस्ट। अरे बताया इन्होंने, पूरी की पूरी डिटेल्स बताई है आपको। चलो देखो, मैं एक्टिविटी पढ़ने से पहले मैं यही बता देती हूँ आपको। ये देखो एयर को, ये वाटर है, 3 ट्यूब्स ली हैं ABC, 3 ट्यूब्स लिए और तीनों ट्यूब्स में क्या किया इन्होंने, नेल्स डाले हुए हैं 3-3, ठीक है, 3-3 एयर नेल्स डाले हैं। एक बॉटल में, एक टेस्ट ट्यूब में उन्होंने पानी डाला, दूसरी टेस्ट ट्यूब में उन्होंने डाला पानी लेकिन उसके ऊपर ऑयल की लेयर डाल दी। अब ऑयल क्या करता है, पानी के अंदर ऑक्सीजन की, ठीक है ना, मात्रा को ख़त्म कर देता है, आना बंद कर देता है, मतलब एयर ऊपर रह जाती है और ऑयल की लेयर क्या करती है, ऑयल क्या करता है, ब्लॉक कर देता है ना वाटर सरफेस को, इसलिए एयर पास करना बंद कर देती है, पता है ना। अब अगर गलती से समुंदर या फिर तालाब के अंदर काई जम जाए ऊपर, या फिर अगर हम लोग उसमें ऑयल डाल दें तो क्या होगा, एक तो पानी के अंदर वाले जीवों के लिए अंधेरा हो जाएगा और ऑक्सीजन उनकी कमी हो जाएगी, उनको ऑक्सीजन की, है ना, बेचारे वो मरने की कगार पे आ जाएंगे। सो अभी एक को पानी में रखा है और ऊपर एयर है, ठीक है, दूसरा वाला पानी में तो रखा है लेकिन ऊपर ऑयल डाल दिया, और तीसरा वाला डाला दूसरा वाला ड्राई इसमें रखा हुआ है, ठीक है ना, ड्राई बॉटल में रखा, बॉटल है क्या है, टेस्ट ट्यूब में रखा है, ठीक है ना, ड्राई एयर्स, ठीक है। तो अब देखो ज़रा क्या होता है इन तीनों के साथ। आपको क्या लगता है कौन सा वाला जो टेस्ट ट्यूब है, कौन से वाले टेस्ट ट्यूब के नेल्स जो हैं वो जल्दी रस्ट पकड़ेंगे, बताओ मुझे। तो ये आपका आ गया एक्टिविटी 3.14, पढ़ के सुना देती हूँ आपको। टेक 3 टेस्ट ट्यूब्स एंड प्लेस क्लीन आयरन नेल इन ईच ऑफ देम, ठीक है ना, ठीक है, और लेबल कर लो उसको ABC लेबल कर लो। तो लेबल दीज टेस्ट ट्यूब ABC, पोर सम वाटर इन द टेस्ट ट्यूब A एंड कॉर्क इट, ठीक है, लेबल कर दो और उसके बाद उनको कॉर्क लगा दो। पोर बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर इन ट्यूब B में बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर डाल दो, मतलब उसमें कोई मिनरल नहीं है, एंड ऐड अबाउट 1 ml ऑफ ऑयल डाल दो उसमें, ठीक है ना, 1 ml ऑयल डाल दो और उसको भी कॉर्क लगा दो। द ऑयल क्या करेगा, फ्लोट करेगा पानी के ऊपर एंड प्रिवेंट करेगा एयर फ्रॉम डिजॉल्विंग द वाटर, ठीक है ना, ये मैंने आपको सुना दिया आपको। फिर क्या करना है, पुट करना है एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड इन टेस्ट ट्यूब C एंड कॉर्क इट, ठीक है ना, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड लेना है, कैल्शियम क्लोराइड, और उसको C में डालना है, ठीक है ना, C वाले टेस्ट ट्यूब में डालना है। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा सारा का सारा मॉइस्चर, ठीक है ना, फिर वो ड्राई एयर बन जाएगी, ठीक है ना, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा। इफ़ एनी अगर लेफ्ट कर रहा है एयर के अंदर, ठीक है, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर कोई होगा तो कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है ना, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, याद रखना ना, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो लीव दिस टेस्ट ट्यूब्स फॉर फ्यू डेज, अब इन टेस्ट ट्यूब्स को कुछ दिनों तक रखो, ठीक है, रखो, रस्ट एकदम से थोड़ी लग जाएगी यार, टाइम लगेगा उसको। तो पहली वाली में पानी डाला और एयर, दोनों के दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब एक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर, है ना, आयरन नेल्स के ऊपर। दूसरे वाले में डाला हम लोगों ने डिस्टिल्ड वाटर, बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर प्लस ऑयल की लेयर, और तीसरे में डाला हम लोगों ने कैल्शियम क्लोराइड, क्या डाला, कैल्शियम क्लोराइड, जिसने क्या किया,
ड्राइंग एजेंट है वो उसने ऑक्सीजन के अंदर या एयर के अंदर कोई भी मॉइस्चर पार्टिकल है उसने एब्जॉर्ब कर लिया अपने अंदर, मतलब आयरन को कोई भी क्या नहीं मिला, ना एयर मिली ना मॉइस्चर मिला। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन्वेस्टिगेटिंग द कंडीशन विच अंडर विच आयरन जो है वो रस्ट कर रहा है इन टेस्ट ट्यूब ए बोथ द एयर एंड वाटर आर प्रेजेंट। ठीक है, इन टेस्ट ट्यूब ए दोनों के दोनों एयर और वाटर दोनों ही प्रेजेंट हैं, और टेस्ट ट्यूब बी में देयर इज़ नो एयर इन डिजॉल्व इन द वाटर। ठीक है ना, जो टेस्ट ट्यूब क्या नाम है इसका बी, देयर इज़ नो एयर, ठीक है ना, डिजॉल्व इन वाटर। टेस्ट ट्यूब सी के अंदर एयर ड्राई है, मतलब फर्स्ट और सेकंड वाला जो बी और सी वाला जो टेस्ट ट्यूब है उसमें जो है वो आयरन नेल्स रस्ट नहीं करेंगे। सो यू विल ऑब्जर्व दैट द नेल ए, आयरन नेल रस्ट इन द टेस्ट ट्यूब ए, मतलब जो रस्ट लगेगी वो टेस्ट ट्यूब ए में लगेगी, बट डू नॉट रस्ट इन द टेस्ट ट्यूब बी एंड सी में उसमें नहीं होएगा। तो इन द टेस्ट ट्यूब ए द नेल वॉज एक्सपोज इन बोथ द एयर एंड वाटर। ठीक है, नेल जो है वो एक्सपोज करता है बोथ एयर और वाटर में, एंड इन टेस्ट ट्यूब बी द नेल आर एक्सपोज टू ओनली वाटर के साथ एक्सपोज कर रहा है, एंड द नेल इन टेस्ट ट्यूब सी इज एक्सपोज टू ड्राई एयर। ठीक है ना, सो व्हाट डज इट टेल्स अबाउट द कंडीशन अंडर विच द आयरन आर्टिकल रस्ट। तो क्या कंडीशन है जिसको आयरन को रस्ट करने के लिए, आयरन को रस्ट लगाने के लिए उनको क्या कंडीशन चाहिए रहती है। ठीक है, क्या रहती है, एयर और वाटर दोनों चाहिए। ठीक है ना, एयर और मतलब एयर के अंदर अगर मॉइस्चर होगा फटाफट आयरन तब भी रस्ट लग जाएगी उसके अंदर। तो अभी नेक्स्ट वाला टॉपिक आ गया आपका प्रिवेंशन ऑफ क्रोजन। क्रोजन से बचना भी तो है ना, हमने अपने आयरन को क्या क्रोजन ही लगा के रखनी। चलो, तो प्रिवेंशन ऑफ क्रोजन, द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय क्या है, पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गैल्वनाइजिंग। ठीक है ना, रस्टिंग हम लोग इन सब चीज़ों से बचा सकते हैं, पेंटिंग से, ऑयलिंग से, ग्रीसिंग से, गैल्वनाइजिंग से, क्रोम प्लेटिंग हो गया, एनोडाइजिंग हो गया और मेकिंग एलॉयज। ठीक है ना, तो क्रोम प्लेटिंग हो गया, एनोडाइजिंग हो गया या फिर एलॉयज बना सकते हैं। इन सब चीज़ों से हम लोग प्रिवेंशन कर सकते हैं रस्टिंग की। ठीक है, याद रखेंगे। गैल्वनाइजिंग क्या होता है, गैल्वनाइजिंग क्या होता है, हाँ, गैल्वनाइजिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें एक मेटल हो गया, इसके ऊपर नीचे, मतलब मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील ऑफ आयरन को बचाना है हम लोगों ने। तो उसके ऊपर क्या करेंगे, फ्रॉम द रस्टिंग, स्टील और आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए क्या करेंगे, उसको कोट करेंगे हम लोग। ठीक है, क्या करेंगे, उसके ऊपर गैल्वनाइज करेंगे, उसके ऊपर दूसरे मेटल की लेयर चढ़ा देंगे। ठीक है, अभी पढ़ेंगे। तो फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग दैम विद द थिक लेयर ऑफ जिंक। ठीक है ना, स्टील या आयरन के मेटल के ऊपर हम लोग थिक लेयर, मोटी लेयर ऑफ जिंक की लगा देंगे। ठीक है ना, द गैल्वनाइज्ड आर्टिकल, इसको बोलते हैं गैल्वनाइज, ये जो आर्टिकल है जो गैल्वनाइज हुआ, जिसको क्या करेगा, इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द रस्टिंग, वो रस्टिंग से बच जाएगा इफ़ द ग्रीन इसकी जिंक कोटिंग अगर टूट जाती है। ठीक है, कैन यू रीजन दिस आउट, जिंक कोटिंग अगर टूट भी जाएगी तब भी क्या होगा, द गैल्वनाइज्ड आर्टिकल इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट रस्टिंग इवन इफ द जिंक कोटिंग इज ब्रोकन। अगर जिंक कोटिंग अगर टूट भी जाती है तब भी स्टील जो है, स्टील या आयरन का जो आर्टिकल है, बर्तन है, वो रस्टिंग से बचा रहेगा। क्या आप उसका रीज़न दे सकते हो दे सकते हो, कैन यू रीज़न दिस आउट, क्या उसका आप रीज़न दे सकते हो, क्वेश्चन आ सकता है ऐसे आपको कि ठीक है ना, कि वाई गैल्वनाइजिंग मेथड, मतलब व्हाट इज़ गैल्वनाइजिंग मेथड क्या रहता है। तो गैल्वनाइजिंग होता है एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की लेयर चढ़ाना, दैट इज़ कॉल्ड गैल्वनाइजेशन। तो एलॉइंग क्या होता है, इज़ अ वेरी गुड मेथड, एलॉय बनाना। एलॉय क्या होता है, मेटल को, दो मेटल्स को पिघला के उनको एक मेटल बनाना। ठीक है ना, ये जो पित्तल है, पित्तल क्या होती है, पीतल, ब्रास क्या होता है, ब्रॉन्ज क्या रहता है, हाँ, कांस्य प्रोडक्ट क्या रहते हैं, ये होता है आपका दो एलॉय। ठीक है, फर्स्ट एलॉय यही होता है, एलॉय है ना, यही होता है ना एलॉय। दो मेटल जब पिघला के, दो सॉलिड मेटल्स हम लोग पिघला के एक मेटल बनाते हैं तो वो एलॉय बन जाता है। तो एलॉय क्या होता है, वेरी गुड कंडक्टर। एलॉय इज़ वेरी गुड मेथड ऑफ इम्प्रूविंग द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल की प्रॉपर्टीज़ को इंक्रीज़ करने के लिए हम लोग एलॉइंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं। वी कैन गेट डिज़ायर प्रॉपर्टी। ठीक है ना, हम लोग दो तीन मेटल्स को प्लस करके, मतलब उनको पिघला के एक मेटल बना के हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे की क्वालिटीज़ जो होती है, जैसे आयरन बहुत मजबूत होता है, जिंक में रस्ट नहीं लगती है, और एल्युमिनियम क्या करता है, पता नहीं क्या करता है, शाइन करता है, क्या करता है, उसको भी रस्ट नहीं लगती, तो वो क्या, एल्युमिनियम हल्का होता है। हाँ, तो एल्युमिनियम क्या होता है, हल्का होता है। जब ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं तो अच्छा खासा स्टील बन जाता है ना, क्या बन जाता है,
स्टील बन जाता है, ठीक है ना। फिर क्या होता है, फॉर एग्जांपल आयरन इज़ द मोस्ट वाइडली यूज मेटल। आयरन जो है वो मोस्ट वाइडली यूज होता है क्योंकि वो मजबूत होता है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है उसको रस्ट बड़ी जल्दी लग जाती है, ठीक है ना। तो इट इज़ नेवर यूज इन द प्योर स्टेट। इसको प्योर स्टेट में हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि क्या होता है, दिस इज़ बिकॉज प्योर आयरन जो होता है वो सॉफ्ट होता है, अच्छा ठीक है, एंड स्ट्रेचेस ईजली व्हेन हॉट। अच्छा, आयरन जो होता है वो सॉफ्ट होता है, अगर अभी मैंने बोला आयरन जो होता है, इसने बोला प्योर फॉर्म में सॉफ्ट होता है और स्ट्रेचेस ईजली व्हेन हॉट, मतलब गर्म होगा तो स्ट्रेच हो जाता है, मतलब गर्म करके हथौड़ा मारते हैं ना लोहे के ऊपर, तब जाके वो अपनी डिज़ायरेबल शीट में कन्वर्ट हो जाता है। क्या बोलते हैं उसको? मेलिबिलिटी प्रॉपर्टी। स्टार्टिंग में आया ना मेलिबिलिटी, यही होता है ना मेलिबिलिटी। तो बट इफ़ इट इज़ मिक्सड विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन, अगर इसमें थोड़ा सा कार्बन डाल दें हम लोग, कितना 0.05% कार्बन अगर हम लोग इसमें डाल दें तो ये हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है ना। क्या हो जाता है? हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग हो जाता है। द आयरन इज़ मिक्सड विद द किसके साथ? निकल और क्रोमियम के साथ डाल देते हैं। अभी मैं एल्युमिनियम और जिंक बोल रही थी, उसके साथ भी कोई एलॉय बनाते हैं, ठीक है। तो निकल और क्रोमियम के साथ जब हम लोग मिक्स करते हैं, वी गेट स्टेनलेस स्टील। हमको मिलता है स्टेनलेस स्टील। क्या मिलता है? स्टेनलेस स्टील बन जाता है, ठीक है ना, विच इज़ हार्ड एंड डज नॉट रस्ट, ठीक है। जब हम लोग निकल और क्रोमियम डाल देते हैं तब ये स्टेनलेस स्टील बन जाता है। वो हार्ड भी होता है और उसमें रस्ट नहीं लगती। स्टील में कभी रस्ट लगती देखी है आपने? हाँ, नहीं लगती ना। स्टील, अच्छी क्वालिटी का स्टील में रस्ट नहीं लगती है, वो आयरन का ही प्रोडक्ट है। तो दस इफ़ आयरन इज़ मिक्सड विद सम ऑफ द सबस्टांस, जब आयरन को मिक्स किया जाता है सम अदर सबस्टांस, इट्स प्रॉपर्टी जो होती है वो चेंज हो जाती है। इनफैक्ट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनी मेटल, कोई भी मेटल हो, जब वो उसकी चेंज हो जाती है जब वो मिक्स हो जाता है सम अदर सबस्टांस के साथ, ये, ठीक है ना। उसको बोला जाता है एलॉय बनाना, ठीक है ना। द सबस्टांस एडेड विद द मेटल्स और नॉन मेटल, जब सबस्टांस को ऐड किया जाता है मेटल या नॉन मेटल के साथ, एंड एलॉय इज़, ठीक है ना, उसको एलॉय बोलते हैं। तो एलॉय क्या होता है? एलॉय होता है इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मतलब अलग अलग वैरायटी वाला, 2-3 अलग अलग वैरायटियाँ कंबाइन कर दो, उसको होमोजीनियस मिक्सचर बोला जाता है। और एलॉय इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। अलग अलग कैसे होगा? होमोजीनियस तो एक जैसा होता है, होमोजीनियस तो एक जैसा होता है, हीट्रोजीनियस होता है अलग अलग। क्या लिखा हुआ है? एन एलॉय इज़ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more मेटल्स। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more मेटल्स और मेटल और एंड नॉन मेटल। इट प्रिपेयर्ड बाय फर्स्ट मेल्टिंग द प्राइमरी मेटल, मतलब जो मेन मेटल है, जैसे आयरन हो गया, प्राइमरी हो गया, उसको पहले पिघलाना है, फिर उसके अंदर थोड़ी सी क्वांटिटी में दूसरे वाले मेटल डालने हैं, है ना। देन डिसॉल्विंग इन द अदर एलिमेंट इन डेफिनेट प्रपोर्शन में, ठीक है। इट इज़ देन कूल्ड टू रूम टेम्परेचर, फिर बाद में उसको ठंडा किया जाता है रूम टेम्परेचर के अंदर, ठीक है। उसको बोला जाता है एलॉइंग करना। तो प्योर गोल्ड कितने कैरेट का होता है? डू यू नो? प्योर गोल्ड होता है 24 कैरेट का, है ना। असली सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है और वो बहुत सॉफ्ट होता है, उसके गहने नहीं बनते। फिर इसको हार्ड करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? इट इज़ देयरफॉर नॉट सूटेबल फॉर मेकिंग द ज्वेलरी। फिर क्या करना पड़ता है? इसको एलॉय बनाना पड़ता है। एलॉयड विद आइदर, या तो सिल्वर डालते हैं या तो कॉपर डालते हैं, टू मेक इट हार्ड। उसको हार्ड बनाने के लिए उसमें सिल्वर या कॉपर डाला जाता है। जनरली इन इंडिया के जो गहने होते हैं वो 22 कैरेट के होते हैं, 24 कैरेट के नहीं बनते। इज़ यूज फॉर मेकिंग द ऑर्नामेंट्स, ठीक है। इट मीन्स मतलब 22 पार्ट ऑफ द गोल्ड इज अलॉयड विद 2 पार्ट ऑफ द सिल्वर और कॉपर, ठीक है, ठीक है, समझ आ गई। सो आगे क्या लिखा हो? इफ़ वन ऑफ द मेटल, क्या है? इफ़ वन ऑफ द मेटल इज़ मरकरी, अगर एक मेटल मरकरी है, देन द एलॉय इज़ नोन एज एमलगम। तो एलॉय जो बनेगा मरकरी से, उसको बोलेंगे एमलगम। क्या बोलेंगे? एमलगम, ठीक है। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन एलॉय इज़ लेस देन द प्योर मेटल, ठीक है ना। ये जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, ठीक है, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन एलॉय इज़ लेस देन दैट ऑफ द प्योर मेटल। ये जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है एंड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन एलॉय वो लेस देन होता है प्योर मेटल से, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम हो जाती है उसकी, कम हो गई ना, और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो गया, ठीक है ना, इज़ ऑफ एन एलॉय इज़ हमेशा लेस होता है प्योर मेटल से। फॉर एग्जांपल जैसे ब्रास हो गया, ब्रास किसका एलॉय है? कॉपर और जिंक का। ब्रास किसका एलॉय है? कॉपर और जिंक का। एंड ब्रॉन्ज किसका है? एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन का, ठीक है ना। अब आपके घर में ना, जो मुझे बताओ पित्तल किसका एलॉय है? मुझे बताओ, मैंने नहीं बताना, आप बताओ मुझे कमेंट करके। ओके, सो लास्ट में बना हुआ है, लास्ट में पढ़ते हैं। एंड ये जो है एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, ब्रास हो गया, और ब्रॉन्ज हो गया कॉपर और टिन, ब्रास हो गया आपका कॉपर और जिंक, ठीक है ना। आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है।
वेयर एज अ कॉपर इज़ यूज फॉर मेकिंग द इलेक्ट्रिकल सर्किट। लेकिन कॉपर जो है वो क्या होता है, वो अच्छा इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाने में काम आता है ना। कॉपर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वैसे ही सोल्डर नाम का एक एलॉय है जो कि लेड और टिन से बनता है। लेड और टिन से बनता है, हैज़ अ लो मेल्टिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है। सोल्डर SOLDER सोल्डर का इज़ यूज फॉर वेल्डिंग, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल वायर्स टुगेदर। तो सोल्डर को यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिकल वायर्स को वेल्ड करने के काम आता है। वो जो वेल्डर नहीं होता मुंह पे मास्क लगा के तो करता है ऊपर, ये किया था, ऊपर पढ़ा तो था हम लोगों ने, आयरन को वेल्ड करने के लिए वो जो यूज़ करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, द वंडर लास्ट में लिखा, वंडर ऑफ द एंशिएंट इंडिया मेटलर्जी, अशोका पिलर। सुना है ना अशोका पिलर के बारे में, सुना है ना। तो अशोका पिलर, द आयरन पिलर नियर द कुतुब मीनार। कुतुब मीनार के पास आयरन पिलर है, अशोका पिलर, जो कि लोहे का बना हुआ है, आज तक उसको रस्ट नहीं लगी है, ये वंडर है, ठीक है ना। दिल्ली में है ये। वॉज बिल्ट मोर देन 1600 साल हो गए हैं उसको खड़े, बाय द आयरन वर्कर ऑफ इंडिया। तो आयरन के वर्कर्स जो थे इंडिया के, उन्होंने बनाया था ये लंबा सा पिलर। इसके ऊपर वो अशोका की इंस्क्रिप्शन लिखी हुई हैं। दे हैड डेवलप्ड अ प्रोसेस वाई प्रिवेंटिंग। उन्होंने आयरन को इस तरह से बनाया है कि उसको प्रिवेंट किया उन्होंने आयरन से फ्रॉम रस्टिंग। फॉर एग्जाम्पल इट्स क्वालिटी ऑफ रस्टिंग, रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो क्या हो गया है, फॉर इट्स क्वालिटी, ठीक है, उसकी क्वालिटी जो है, फॉर इट्स क्वालिटी ऑफ रस्ट रेसिस्टेंस है वो, इट हैज़ बीन एग्जामिन बाय द साइंटिस्ट फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। पूरी दुनिया के वर्ल्ड के साइंटिस्ट आते हैं और चेक करते हैं इसमें क्या क्या पड़ा हुआ है ऐसा जो इसको रस्ट नहीं लगती, ठीक है ना। द आयरन पिलर इज़ 8 मीटर हाई है एंड कितना टन है उसका वेट, 6 टन, मतलब 6,000 किलो वेट है उसका, 6,000 किलो का वेट है उसका, 6 टन 6,000 किलो का वेट है उसका। अभी एक बाइक गई, स्कूटी गई, इलेक्ट्रिकल स्कूटी, उसकी आवाज़ देखी कितनी कम थी। और बुलेट्स पता नहीं लोग क्यों चलाते हैं। आप लोग भी बुलेट्स चला के तो बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करना। ये देखो आयरन पिलर, देखी होगी आपने आयरन पिलर इन दिल्ली, है ना। ये आयरन पिलर, बड़ा करूँ, ये देखो, मैंने देखा हुआ है, मैं जब कॉलेज टाइम पे गई थी, अभी दोबारा तो नहीं मौका मिला, तो जाएंगे कभी। तो ये आपका आयरन पिलर है, ये कुतुब मीनार के साथ में ही है। सो इसी के साथ ये चैप्टर हो गया फिनिश, ठीक है। इसके क्वेश्चन पढ़ के अब मैं नहीं सुनाने वाली। व्हाट इज़ एलॉय, वाई मेटल डू नॉट करोड ईजली, और ये लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताओ इसकी, इनकी, तो पता चल गया। आगे क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चन अगर करने होंगे तो प्लीज़ आपको पता है क्या करना है, प्लीज़ कमेंट इट डाउन। अगर आपने मुझसे क्वेश्चन करवाने होंगे, वैसे तो आपको आंसर मिल ही जाएंगे कहीं से भी, आपने कर भी लिए होंगे इस टाइम तक। इसी के साथ मैंने चैप्टर फिनिश करा दिया, मेटल एंड नॉन मेटल फ्रॉम द क्लास 10th। एक एक चीज़ मैंने बहुत अच्छे से समझाई है, फुल चैप्टर की रिवीजन आपको करवा दी है। रिवीजन की मैं 1 शॉट वीडियो भी डालूंगी, ठीक है। तो इसी के साथ करती हूँ आपको, आपने क्या करना है, ठीक है। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल, ओके। एंड अगर पसंद आया होगा, समझ आई होगी तो लाइक भी कर देना, ठीक है। कमेंट करके बता देना कि कैसा है, ओके। तो शेयर तो आप करते नहीं हो, सब्सक्राइब नहीं करते तो शेयर कैसे करोगे, है ना। कर दो यार, कुछ नहीं होता। तो चलते हैं फिर, मिलते हैं दोबारा, सायोनारा, बाय बाय, टाटा।